नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी होगी। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यूपी दौरा, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और डीआरडीओ लैब का शिलान्यास भी करेंगे। भारत को ताकतवर बनाने की दिशा में एक बड़ा योगदान यहां पर मिलेगा। रूस और भारत के समझौते के बाद यह निर्माण हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कृषि कानून वापस पर चौंकाने वाला एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टिकैत की चेतावनी, फिर शुरू हो सकता है आंदोलन। 19 नवंबर को हुआ था कानून वापसी का ऐलान। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर यूपी दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी की जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। कासगंज और जालौन में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को इसमें मंजूरी मिलेगी। सड़क विकास निगम उपभोक्ता शुल्क संशोधन पर मुहर लगेगी। डायल 100 के एक्सटेंशन और बजट को लेकर भी चर्चा होगी। पहली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर सामरिक क्षेत्र में भारत को और ताकतवर बनाने की दिशा में लखनऊ भी एक बड़ा योगदान देने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को कानपुर रोड पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही डीआरडीओ लैब का भी शिलान्यास रक्षा मंत्री द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक पल कि वो साक्षी बनेंगे और शिलान्यास कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। यूपी की राजधानी में लगातार डिफेंस कॉरिडोर को लेकर काम में 26 दिसंबर को एक नया कीर्तिमान जुड़ने जा रहा है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ स्थित कानपुर रोड पर ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास करने जा रहे हैं और उसके साथ ही रक्षा मंत्री डीआरडीओ लैब का भी शिलान्यास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के कई मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। भारत अपनी तीनों सेनाओं को आधुनिकीकरण करने में जुटा हुआ है और इसी के तहत रूस के साथ समझौता करने में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है और उसे अपनी तीनों सेनाओं में शामिल भी किया है। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जिनके पास हवा, जमीन और जल से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। ब्रह्मोस मिसाइल को तीनों ही जगह से छोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया मंत्र को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर को जो सपना अब देखा था वो पूरा होता जा रहा है और ब्रह्मोस यूनिट के लिए सरकार ने मात्र ₹1 की लीज पर 80 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन उपलब्ध कराई है और इसके अलावा अमोसी एयरपोर्ट के ठीक बगल में डीआरडीओ लैब खुलेगी, जहां पर रक्षा अनुसंधान और विकास के कार्य हो सकेंगे। डीआरडीओ इन दोनों प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, डिफेंस कॉरिडोर को लेकर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं एक अहम योगदान जो है वो देने जा रहा है। आज भी शिलान्यास यहाँ पर किया जाएगा, क्या कुछ अधिक जानकारी? और देखिए, आज उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति को बेहतर भविष्य के लिए सरकार समर्पित है। इसी के बैनर के तले आज रक्षा प्रौद्योगिकी और केंद्रीय और ब्रह्म जो मिसाइल निर्माण का जो कार्य है वो आज लखनऊ के यानी राजधानी लखनऊ का जो अमौसी एयरपोर्ट है उसी के पास ये किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्य देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में पहुंचेंगे और इसका साक्षी खुद मुख्यमंत्री भी बनेंगे। हालांकि देखिए, जो मिसाइल यूनिट का शिलान्यास जो करना है उसको लेकर पहले ही तैयारी कर ली गई थी। डीआरडीओ की लैब जो है उसकी भी उस यूनिट का भी शिलान्यास यहाँ पर रक्षा मंत्री करेंगे। हालांकि देखिए, ऐतिहासिक पल होगा, ऐतिहासिक पल के साक्षी खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, तमाम मंत्रीगण भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ही वो सांसद हैं और ऐसे में देश के रक्षा मंत्री वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो युवा है जो उनको बाहर रोजगार के लिए भटकना न पड़े, तो सरकार का बराबर ये फोकस रहा रोजगार को लेकर। जैसे वो विपक्ष चाहे इतना हमलावर रहा हो, लेकिन सरकार ये चाहती है कि जितने लोगों को रोजगार हम उसी प्रदेश उसी जिले में देंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें बाहर अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी जो शिलान्यास और लोकार्पण आज होने वाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इसकी तैयारी की है और राजनाथ सिंह इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, बुंदेलखंड कॉरिडोर को देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री ने उसकी घोषणा पहले ही कर दी थी। वो बुंदेलखंड के लोगों को बाहर नहीं जाना, वहां पे बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। और राजधानी लखनऊ में जिस तरह मिसाइल यूनिट का यहाँ पर शिलान्यास होने जा रहा है उसमें भी जाहिर सी बात है कि लोगों को यही स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार मिलेगा। ऐसे में क्योंकि संसदीय क्षेत्र राजनाथ सिंह का है, राजनाथ सिंह इसका शिलान्यास कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा लोग ये माना जा रहा है कि राजधानी लखनऊ के आसपास के मंडल के लोग रहेंगे।
तो निश्चित तौर पे सरकार उत्तर प्रदेश की भी चाहती है। मुख्यमंत्री हमेशा ये हर मंच से कहते भी नजर आए हैं कि हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और लोगों को रोजगार बढ़ाने की कोशिश यही कर रहे हैं। देश से नहीं विदेशों से लोगों ने इन्वेस्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से किया है। हालांकि उसे धरातल को उतारने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रशासन के साथ साथ जो मंत्री हैं वो भी लगे रहे। हालांकि ये बड़ी उपलब्धि है कि आज राजनाथ सिंह मिसाइल यूनिट का यहाँ शिलान्यास करेंगे, ये काबिल तारीफ भी है। निश्चित तौर पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ की जो लागत से यूनिट का शिलान्यास करेंगे उसका फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा। अब 2022 की अगर चुनाव की बात करें तो 2022 की चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती नजर आ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वापस किए जा चुके कृषि कानून पर चौंकाने वाला एक बयान फिर दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि कृषि कानून 70 साल की आजादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि हम एक कदम पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन दोबारा आगे बढ़ेंगे। सरकार आगे के बारे में सोच रही है, हम निराश नहीं है। किसान भारत की रीढ़ है। उधर कृषि मंत्री के इस बयान के बाद शाम को भारतीय कृषि कानून यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। टिकैत आगरा से जयपुर जाते समय दौसा में मीडिया से बात की और टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सिर्फ 3 कृषि कानून ही रद्द किए हैं। किसान संगठन की अन्य मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव प्रकाश पर्व पर 19 नवंबर 2021 को अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। संसद में कानून वापस लेने के बाद 1 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर अंतिम मुहर लगाई थी और इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सरकार का एक बड़ा दाव माना जा रहा है। 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर देश के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन शुरू हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता कमलेश चौबे हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। जी कमलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा बयान यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद वापस कानून लाया जा सकता है। उनका जो बयान है कि एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन आगे बढ़ेंगे, क्या कयास लगाया जाए उनके इस बयान से? अंशुल, अब अपने बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा था कि जो कृषि कानून है वो किसानों के लिए भलाई के लिए लाए गए थे। 70 साल बाद कृषि क्षेत्र में एक बड़े रिफॉर्म की तैयारी थी जो कुछ लोगों के विरोध के कारण संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि हम एक ही कदम से पीछे हटे हैं और कदम आगे बढ़ाएंगे। अब उनका ये कहना है कि उन्होंने ये कहीं पर भी नहीं कहा था कि जो तीनों कृषि कानून है फिर से वापस लाए जाएंगे, लेकिन कल जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर सियासत तो तेज हो ही गई है। आपने देखा होगा कि 378 दिन दिल्ली में आंदोलन चला और देश के एक बड़े हिस्से के किसान दिल्ली में जमा थे। इन किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। संसद में विधेयक लाकर कानून वापस लिए भी गए। अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर भले अपने बयान पर जितनी सफाई दें, लेकिन विपक्ष को उन्होंने मौका दे दिया। विपक्ष के साथ तमाम किसान संगठनों को मौका दे दिया है। कल ही इस पर तत्काल प्रतिक्रिया आई कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से जो माफी मांगी थी, नरेंद्र तोमर का ये बयान उस माफी का अपमान है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो एक ठोस साजिश रची जा रही है कि जबरन कृषि कानूनों को थोपने की, उसकी झलक दिखा दी है। नरेंद्र तोमर ने इरादे दिखा दिए हैं कि सरकार का आखिर इरादा क्या है। राकेश टिकैत का भी बयान आया है कि किसान फिर से दिल्ली लौट सकते हैं और तमाम जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने ऐसी गलती की दोबारा कृषि कानून उन पर थोपे गए तो उनको दिल्ली पहुंचने में देर न लगेगी। अब हालांकि बयान अपना वापस ले लिया है नरेंद्र तोमर ने, लेकिन इतना मानकर चलिए कि इस पर सियासत तो गर्मा ही सकती है। और खासकर पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां किसान एक बड़ा निर्णायक वोट होता है, वहां विपक्ष को यह हथियार मिल गया है कि सरकार की मंशा में अभी कहीं न कहीं खोट है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या खुद सामने आते हैं, क्या खुद इस पर सफाई देते हैं। नरेंद्र तोमर के बाद सरकार की ओर से किसकी सफाई सामने आती है। चलिए, बहुत धन्यवाद कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानून बिल को वापस लागू करने की जो बयान है वो यहाँ पर दिया गया था। हालांकि उस पर सफाई दे दी गई है।
मंत्री तोमर के द्वारा उसमें ये कहा गया है कि कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें वापस से लागू किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह रविवार को यूपी के दौरे पर जाएंगे। वो कासगंज और जालौन में पार्टी की चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के करीब 21 अलग अलग जगह जनसभाओं को संबोधित करने की उम्मीद है। हर जनसभा में अलग अलग और आसपास के 7 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे और इस तरह शाह करीब 140 विधानसभा सीटों को कवर कर लेंगे। बीजेपी की योजना शाह को संगठनात्मक रणनीति में सबसे आगे रखने की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी दौरे पर अमित शाह पार्टी की जन विश्वास यात्रा में वो शामिल होंगे। कासगंज और जालौन में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं शाह। तो साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग जगह और आसपास की जगहों को पॉइंट आउट करने के बाद करीब 140 सीटों को वो कवर कर लेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, यूपी दौरे पर हैं शाह, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रभारी अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे अमित शाह जो उनको पश्चिमी यूपी मिला है, हालांकि आज वो जो उनका कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश के दौरे पे है और जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो कई कार्यक्रम उनके लगे हैं जो कासगंज में है। हालांकि पश्चिमी यूपी के प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश से दिल्ली जा चुके हैं, जहां पर वो कई उत्तर प्रदेश के जो 13 मंत्रिमंडल में है उनके साथ यूपी चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। हालांकि अमित शाह उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के वो कासगंज के दौरे करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई कार्यक्रम आने दिन करेंगे। हालांकि कासगंज की अगर हम बात करें तो कासगंज देखने वाली बात है कि जो कानपुर मंडल में आता है। हालांकि देखा जाए तो बुंदेलखंड स्थिति की शुरुआत होती है, तो पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक अमित शाह उस सीटों को साधने की कोशिश करेंगे जिन पर वोट बैंक कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत है और जहां पर कमियां उसे दूर करने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2017 के जो सीटें नहीं आ पाई थी, जो वोट बैंक नहीं आ पाए थे, जो बूथ जो कमजोर थे उनको लेकर मंथन भी करेंगे। वहां के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर, ब्रांच के कार्यकर्ताओं को लेकर, मंडल और जिला अध्यक्षों के साथ। उसके साथ साथ अगर कार्यक्रम की बात करें तो 12:15 बजे तक कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे, जहाँ 12 पत्थर मैदान है वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर विशाल जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तकरीबन 1 बजे वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उसके साथ साथ कई अन्य कार्यक्रम है। हालांकि देखिए, अमित शाह उसके बाद मुख्यालय भी आएंगे, एक भी खबर है, उसके बाद जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। 2022 कैसे जीता जाए, इससे पहले 2017 में जिस बात को लेकर संशय बना हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं अमित शाह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इस बार भी अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पे रहेंगे और कई बड़ी उनकी जनसभाएं लगी है, चाहे वो हरदोई हो, भदोई हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, कासगंज हो, जो बनारस मंडल हो, मिर्जापुर हो, तो तमाम उनके जनसभाएं लगी हैं। 10 दिन में काफी बड़ी रैली है। इसके साथ साथ अमित शाह का भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम है। उन कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण करेंगे, उनकी भी तैयारियों का जायजा लेंगे, उनके साथ समीक्षा अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। हालांकि देखिए, वो अपने विभाग के कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तमाम जो कार्यक्रम लगे हैं उनकी जो योजनाएं हैं उसका लाभान्वित करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की जनता को करेंगे। हालांकि 2022 से चुनाव जो काफी करीब है, ऐसे में अमित शाह अब अपने उसी चुनावी मूड में आ गए हैं और उत्तर प्रदेश के हर जिलों में कार्यक्रम लगना शुरू हो गया। तो ये माना जा रहा है कि अमित शाह की जो मंच होंगे उसमें कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो पुराने संगठन के लोग हैं उनको भी तरजीह दी जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अपने मन से क्या कुछ खास वो बखान करते हैं, क्या कुछ घोषणाएं, बड़ी घोषणा अपनी विभाग की तरफ से करते हैं और बाकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजना का बखान भी करते नजर आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अकील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक है। इस बैठक में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने उपभोक्ता शुल्क संशोधन पर मुहर लगेगी। वहीं डायल 100 के एक्सटेंशन और
अन्य कार्य योजना पर भी बजट को लेकर चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंदौर में एकलव्य विद्यार्थी सम्मेलन में घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में बैकलॉग पदों पर 1 साल में भर्तियां की जाएंगी और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार, जहां पर डायल 100 के एक्सटेंशन और बजट को लेकर भी चर्चा होगी। आज एक अहम बैठक शिवराज सरकार की रखी गई है। कई अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को मंजूरी इसमें मिलेगी। सड़क विकास निगम उपभोक्ता शुल्क संशोधन पर भी मुहर लगेगी। डायल 100 के एक्सटेंशन और बजट को लेकर भी चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें जो अहम जो विषय है उस पर तो चर्चा की जाएगी। साथ ही बात की जाए अहम प्रस्तावों की, तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कहीं ना कहीं मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 के आयोजन की, तो संभावना ऐसी है कि आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 के जो आयोजन है उसको मंजूरी मिल सकती है। साथ ही बात की जाए नारू खेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इस प्रस्ताव पर भी जो मंजूरी आज मिल सकती है। और वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की सड़कों को उपभोक्ता शुल्क संग्रह और अनुमति एवं अनुग्रह शुल्क की राशि मध्य प्रदेश राज्य मार्ग निधि में जमा करने के लिए संशोधन प्रस्ताव आज लाया जा सकता है। मगर बात की जाए पंचायत चुनाव की, तो इसके लिए पंचायत चुनाव में जो अध्यादेश विधानसभा में पास नहीं किया जा सका, तो किसी आधार पर चुनाव कराया जाए, इस विषय पे चर्चा की जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा और प्रदेश में तीसरी जो लहर है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं उस पर आज चर्चा हो सकती है शिवराज कैबिनेट की। बात की जाए पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले की बात की जाए तो बीते दिनों में लगातार पंचायत चुनाव को बड़ी जो बैठक है वो की गई है। साथ ही आज शिवराज कैबिनेट में तमाम जो मंत्री मौजूद रहेंगे, जिसके चलते पंचायत चुनाव पे जो है वो चर्चा की जाएगी। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से किस प्रकार से निपटा जाए उस पर भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, डायल 100 और अन्य कामों के लिए एक्सटेंशन पर भी बात की जाएगी, इस बारे में क्या जानकारी? अगर बात की जाए डायल 100 की 2021 के जो दूसरा जो चरण है वो 2027 के लिए विस्तृत जो कार्य योजना है वो बनाई जाएगी। क्योंकि बात की जाए डायल 100 की, तो डायल 100 मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से शिवराज सरकार ने शुरू किया था। और बात की जाए डायल 100 की, तो डायल 100 के कारण मध्य प्रदेश में जो अपराध है वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं, जिसके चलते एक बार फिर दूसरे चरण में 2021 से 2027 के लिए विस्तृत जो प्रस्ताव है, जो योजना है वो डायल 100 की बनाई जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, कैबिनेट की अहम बैठक यहाँ पर होने जा रही है। चलिए, तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन फिर बता रहे हैं आपको कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवराज सरकार की एक बड़ी बैठक आज है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। डायल 100 के एक्सटेंशन और बजट को लेकर भी चर्चा इसमें हो सकती है। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को भी मंजूरी इसमें मिल सकती है। सड़क विकास निगम उपभोक्ता शुल्क संशोधन पर मुहर भी लगेगी।
तो आपको बता दें कि इस बैठक में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने उपभोक्ता शुल्क संशोधन पर मुहर लगा दी है। वहीं डायल 100 के एक्सटेंशन और कार्य योजना पर भी बजट को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंदौर में एकलव्य विद्यार्थी सम्मेलन में घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में बैकलॉग पदों पर 1 साल में भर्तियां की जाएंगी और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।